हेलो दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का महा मैराथन का तीसरा क्लास। और इसके पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आपके इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग महा मैराथन क्लास का पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अभी आप लोग बायोलॉजी का 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक लिखे। जैव विविधता के 3 गो आवश्यक घटक लिखना है। आपके एग्जाम के लिए एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जैव विविधता के 3 गो घटक होता है अनुवांशिक विविधता, दूसरा आप लोग लिखिएगा जातीय विविधता और तीसरा कहा जाएगा परिस्थितिकीय विविधता। तो तीनों घटक को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वन परिस्थिति तंत्र से क्या समझते हैं। एक वन परिस्थिति तंत्र से क्या समझते हैं। वैसे जीवों के समूह जो पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा वातावरण के साथ क्रिया करते हैं उसे परिस्थिति तंत्र कहते हैं। वैसे जीवों के समूह जो पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा वातावरण के साथ क्रिया करते हैं उसे परिस्थिति तंत्र कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। वैसा जीवों के समूह जो पारस्परिक क्रिया करते हैं और वातावरण के साथ क्रिया करते हैं उसे परिस्थिति तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना। जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभ को लिखे। जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभ को लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा यह मिट्टी के गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। यह मिट्टी का जो गुणवत्ता होता है ना उसको बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा यह प्राकृतिक एवं हानि रहित होता है। हानि रहित मतलब हुआ हानिकारक नहीं होता है। जैविक खाद का होता है तो मिट्टी के गुणवत्ता को अच्छा बनाता है और यह कारक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ना 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों के बारे में चर्चा करें। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में चर्चा करें। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है। ग्रीन हाउस जो गैस होती है ना पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित हो जाती है। और पुनः कर करती है तो पृथ्वी की ओर उत्सर्जित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है ना 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सहभोजिता एवं असहभोजिता में अंतर बताएं। सहभोजिता एवं असहभोजिता में अंतर बताएं। तो सबसे पहले आप लोग सहभोजिता के बारे में लिखिएगा। ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है तथा दूसरे जाति को लाभ नहीं होता है और ना ही हानि होता है तो उसे सहभोजिता कहा जाता है। सहभोजिता किसे कहा जाता है तो ऐसा पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे जाति को न तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है, उसे सहभोजिता कहा जाता है। और दूसरा आप लोग लिखिएगा असहभोजिता के बारे में। तो असहभोजिता में लिखिएगा ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति बर्बाद हो जाता है तथा दूसरे जाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है एक जाति बर्बाद हो जाता है और दूसरे जाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे असहभोजिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के सहयोग से बनता है। हाइड्रोकार्बन क्या है तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन के सहयोग से बनता है। ईंधनों के दहन एवं मोटर वाहनों से हाइड्रोकार्बन बनता है। ईंधन के दहन का मतलब हुआ जब ईंधन को जलाया जाता है और मोटर वाहन से हाइड्रोकार्बन बनता है जो जीवों के बीमारी का कारण बनते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो जीवों के बीमारी का कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं धुआं क्या है। धुआं क्या है। घरेलू ईंधन के अपूर्ण औद्योगिक से धुआं वायुमंडल में मुक्त होता है। घरेलू ईंधन के अपूर्ण औद्योगिक से धुआं क्या होता है तो वायुमंडल में मुक्त होता है। धुआं में ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं। धुआं में क्या होता है तो ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं। यह पौधे एवं मनुष्य को विभिन्न प्रकार से नुकसान
नुकसान पहुंचाते हैं। यह पौधा और मनुष्य को विभिन्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। धुआं क्या करता है? तो पौधा और मनुष्य को विभिन्न प्रकार के नुकसान पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीएमओ पर प्रकाश डालें। जीएमओ पर प्रकाश डालें। ऐसे जीवाणु कवक पौधे एवं जंतु जिनके जीन में हॉस्ट कौशल द्वारा परिवर्तन किया गया है जीएमओ कहलाता है। जीएमओ का मतलब हुआ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे जीवाणु कवक पौधे एवं जंतु जिनके जीन में हॉस्ट कौशल द्वारा परिवर्तन किया गया है जीएमओ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ना 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन है ना ऋतुस्राव चक्र क्या है और यह किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र क्या है और यह किसमें होता है? प्राइवेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहा जाता है। प्राइवेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहा जाता है। यह मनुष्य, बंदर तथा गोरिल्ला में होता है। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो मनुष्य में होता है, बंदर में होता है और गोरिल्ला में होता है। अगला क्वेश्चन है ना 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर बताएं। आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर बताएं। तो सबसे पहले आप लोग आहार श्रृंखला के बारे में लिखिएगा। वैसे जीवों का समूह है जिसमें एक जीव अपने से नीचे स्थित जीव को खाता है तथा स्वयं उसी श्रृंखला में अपने से ऊपर स्थित जीव को खाता है। मतलब कि जैसे शेर हो गया तो शेर बकरी को खाता है, यानी अपने से नीचे स्थित जीव को खाता है, उसी को आहार श्रृंखला कहा जाता है। वैसे जीवों का समूह है जिसमें एक जीव अपने से नीचे स्थित जीव को खाता है तथा स्वयं उसी श्रृंखला में अपने से ऊपर स्थित जीव को खाता है, उसी को आहार श्रृंखला कहा जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा आहार जाल के बारे में। तो परिस्थिति तंत्र में एक साथ कई आहार श्रृंखला मिलकर एक जाल बनाती हैं। आहार श्रृंखला के इस जाल को आहार जाल कहते हैं। परिस्थिति तंत्र में एक साथ कई आहार श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, इसी जाल को आहार जाल कहा जाता है। सबसे VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ना 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है युग्मन और प्रतिकर्षण को परिभाषित करें। युग्मन और प्रतिकर्षण को परिभाषित करें। तो सबसे पहले आप लोग युग्मन के बारे में लिखिएगा। युग्मन वह प्रक्रिया है जिसमें डोमिनेंट एसिल एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर रहते हैं। युग्मन क्या है? तो वह प्रक्रिया है जिसमें डोमिनेंट एसिल होता है ना, एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर होते हैं। उसके बाद आप लोग प्रतिकर्षण के बारे में लिखिएगा। प्रतिकर्षण में एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट तथा एक रिसेसिव होता है। प्रतिकर्षण में एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट तथा एक रिसेसिव होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर आप लोग देखिएगा। 63 नंबर यहाँ से नंबरिंग गलती हो गया, तो आप लोग 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बाह्य स्थान संरक्षण पर प्रकाश डालें। बाह्य स्थान संरक्षण पर प्रकाश डालें। ग्रसित पौधे एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक निवास स्थान से हटाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, इसे बाह्य स्थान संरक्षण कहते हैं। ग्रसित पौधे या जंतुओं को उनके प्राकृतिक निवास स्थान से हटाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, तो इसे बाह्य स्थान संरक्षण कहा जाता है। बाह्य स्थान संरक्षण किसे कहते हैं? तो ग्रसित पौधे या जंतुओं को उनके प्राकृतिक निवास स्थान से हटाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, तो इसे बाह्य स्थान संरक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अंतर जातीय प्रतिरक्षा पर प्रकाश डालें। अंतर जातीय प्रतिरक्षा पर प्रकाश डालें। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? हमारे शरीर के संक्रमण से रक्षा करता है। जब शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के विरोधी गांव के द्वारा बाहरी कार्य के प्रवेश को रोकता है, तो इसे अंतर जातीय प्रतिरक्षा कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर के संक्रमण से रक्षा करता है। जब शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के विरोधी गांव के द्वारा बाहरी कार्य के प्रवेश को रोकता है, तो इसे अंतर जातीय प्रतिरक्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 66 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव और मुक्त के उपयोगों का वर्णन करें। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव और मुक्त के उपयोग का वर्णन करें। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा समय से पहले पक जाने के कारण अनाज के दानों का आकार छोटा होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समय से पहले पक जाने के कारण जो अनाज के दाने हैं उनका आकार छोटा होता जा रहा है। दूसरा आप लोग लिखिएगा मानव स्वास्थ्य
और उसकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मानव का जो स्वास्थ्य है और उसकी जो कार्य क्षमता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसे बहुत बड़ा नुकसान है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो है ना नुकसान, इसको आप लोग याद रखिएगा। अनाज के दाने का आकार क्या होता है, छोटा होता जा रहा है और जो मनुष्य का स्वास्थ्य और कार्य क्षमता है वह प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है ना 67 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा ना। महानिषेध से उत्पन्न होने वाले लक्षण को लिखे। महानिषेध से उत्पन्न होने वाले लक्षण को लिखे। तो इसके द्वारा ना लक्षण निम्नलिखित होता है। पहला आप लोग लिखिएगा प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी। दूसरा आप लोग लिखिएगा हृदय के धड़कन में तेजी, हृदय का जो धड़कन होता है ना वह तेजी से धड़कने लगता है। तीसरा आप लोग लिखिएगा सीने में दर्द होना, तीसरा क्या हो जाएगा, सीने में दर्द होना। पहला आप लोग लिखिएगा प्रजनन क्षमता में कमी, दूसरा हृदय के धड़कन में तेजी और तीसरा आप लोग लिखिएगा सीने में दर्द होना। अगला क्वेश्चन है ना 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीट परागर क्या है, इसके प्रभाव लिखे। कीट परागर क्या है, इसके प्रभाव लिखे। जिन पुष्पों में कीट द्वारा परागर होते हैं उसे कीट परागर कहते हैं। जिन पुष्पों में कीट द्वारा परागर होते हैं उसे कीट परागर कहा जाता है। कीट परागर का मतलब हुआ जिनमें कीटों के द्वारा परागर होता है उसे कीट परागर कहा जाता है। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। इसकी जो विशेषता है ना वह निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा अकेला पुष्प बड़ा एवं रंगीन होता है। अकेला जो पुष्प यानी पौधा होता है बड़ा और रंगीन होता है। छोटे पुष्प के साथ मिलकर एक बड़े पुष्प के समान रचना बनाते हैं। देखिए अकेला पुष्प बड़ा और रंगीन होता है, छोटे पुष्प के साथ मिलकर एक बड़े पुष्प के समान संरचना बनाते हैं या रचना बनाते हैं, जैसे सूर्यमुखी हो गया। दूसरा आप लोग लिखिएगा फूल सुगंधित होता है। फूल क्या होता है, तो सुगंधित होता है। अगला क्वेश्चन है ना 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीड़क प्रतिरोधी पौधा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पीड़क प्रतिरोधी पौधा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कुछ पौधों में पीड़कों से बचने के लिए आंतरिक क्षमता होता है। कुछ पौधों में पीड़कों से बचने के लिए आंतरिक क्षमता होता है, तो ऐसे पौधे को पीड़क प्रतिरोधी पौधा कहते हैं। कुछ पौधों में पीड़कों से बचने के लिए आंतरिक क्षमता होते हैं यानी आंतरिक पावर होता है, तो ऐसे पौधे को पीड़क प्रतिरोधी पौधा कहते हैं। जैसे गेहूं में मृग, कपास में जौसीर होता है। कपास में क्या होता है, जैसीर होता है और गेहूं में मृग होता है। अगला क्वेश्चन है ना 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलर्जी क्या है, इसके लक्षण लिखे। एलर्जी क्या है, इसके लक्षण लिखे। एलर्जी उत्पादक पदार्थ दुर्बल एंटीजेस होता है। एलर्जी क्या होता है, उत्पादक पदार्थ दुर्बल एंटीजेस है, उसे एलर्जी कहते हैं। इसका लक्षण हो जाएगा एलर्जी में ऊतक फूल कर लाल हो जाता है। एलर्जी में ऊतक होता है ना वह फूल कर लाल हो जाता है और ऊतक खुजलाना शुरू हो जाता है। ऊतक क्या होता है, खुजलाना शुरू हो जाता है और शरीर का त्वचा लाल हो जाता है। शरीर का जो त्वचा होता है वह लाल हो जाता है। एलर्जी जब होता है ना तो शरीर में खुजली उत्पन्न हो जाता है और शरीर का त्वचा लाल हो जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी आप लोग हम बायोलॉजी का 70 को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं और इसके पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं बायोलॉजी का महा मैराथन क्लास का, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितना प्रश्न आएंगे ना सभी प्रश्न महा मैराथन क्लास से रहेंगे। तो महा मैराथन क्लास का जितना वीडियो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे वीडियो को देख सकें। और इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। वहां पर आप लोग का पूरा PDF मिलेगा और वीडियो को आप लोग देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।